ट्रायल शुरू होने से पहले तुम्हें रजिस्टर करना होगा। हाँ, तुमने सही सुना है, मनीषा ने कहा। सभी सोच रहे थे कि उन्होंने गलत सुना है क्योंकि वे यहां आने से पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके थे। फिर उन्हें क्यों फिर से रजिस्टर करना होगा? तुम्हारा पिछला रजिस्ट्रेशन सिर्फ नाम था, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन तुम अभी करने वाले हो वो पूरे पहलुओं को कवर करेगा। तुम्हारा टैलेंट और योग्यता सब कुछ एक्सपेंशन दाओ सेक्ट की लाइब्रेरी में दर्ज होगा, जो तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी होगा। एक्सपेंशन दाओ सेक्ट तुम्हें तुम्हारी प्रतिभा के अनुसार विशेष ध्यान देगा, और भले ही तुम ट्रायल्स में फेल हो जाओ, फिर भी अगर तुम्हारे किसी टैलेंट का कोई खास पहलू एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के लिए महत्वपूर्ण है तो तुम सेक्ट में शामिल हो सकते हो। हमारा दाओ सेक्ट अपने डिसिपल्स को उनकी योग्यता के अनुसार तैयार करता है। उद्देश्य है उनकी संभावनाओं को बाहर लाना और उन्हें विभिन्न स्पेशलिटी में बढ़ाना। ये तुम्हारे शाखा विभागों से अलग है। मनीषा जानबूझकर राघव और बाकी की ओर देखते हुए बोली, क्योंकि तुम्हारे विभिन्न शाखा विभाग बहुत मजबूत नहीं थे, इसलिए वे विशेष शिष्यों को तैयार नहीं कर पाए। लेकिन सेंट्रल प्लेन्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लगता है हमारा ईस्टर्न वेस्टलैंड का शाखा सबसे गरीब था। राघव कड़वे से मुस्कुराया। तीनों अन्य क्षेत्रों के शिष्यों के तिरस्कार भरे नजरों से लगता था कि ईस्टर्न वेस्टलैंड कुत्ते की तरह गरीब है। क्या यही उनकी राघव और बाकी के प्रति तिरस्कार की वजह थी? सभी ने ईस्टर्न वेस्टलैंड के 500 लोगों के समूह की ओर देखा। दूसरे समूह सैकड़ों हजारों में थे, इसलिए उनका छोटा समूह खासा ध्यान आकर्षित कर रहा था। कई के चेहरे पर सहानुभूति के भाव थे, लेकिन नफरत के भाव कहीं ज्यादा थे। ऐसा लगता था मानो ईस्टर्न वेस्टलैंड के शिष्यों को घूरकर वे अपनी श्रेष्ठता और गर्व महसूस कर रहे हों। राघव ने उनकी परवाह नहीं की। उसकी नजर में ये लोग सिर्फ बिगड़े हुए बच्चे थे। उन्हें जिंदगी की कठिनाइयां नहीं पता और न ही सम्मान और कृतज्ञता का मतलब। मनीषा ने कहा, एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के पास कई विशेषज्ञताएं हैं, जैसे फोर्जिंग, रिफाइनिंग, मैजिकल आर्ट्स, फॉर्मेशंस, टैलिस्मान्स वगैरह। कुल मिलाकर 360 विशेषज्ञताएं हैं, जिनमें से तुम चुन सकते हो। चाहे तुम बॉडी कल्टिवेटर, मैजिकल आर्ट कल्टिवेटर, सोल कल्टिवेटर, स्वॉर्ड कल्टिवेटर या स्पिरिट कल्टिवेटर हो, चाहे जो भी साधना करो, एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के पास अध्ययन के लिए अनगिनत ग्रंथ है। एक्सपेंशन दाओ सेक्ट की रक्षा के लिए दिव्य वस्तुएं हैं। रीइंकार्नेशन मिरर और एक्सपेंशन टावर। रीइंकार्नेशन मिरर तुम्हें कीमती एक्सपेंशन कैटलॉग पढ़ने देगा, जिससे तुम दाओ का उपयोग करके आकाश में झांक सकोगे और इतना साधना कर सकोगे कि ईश्वर या अमर बन सको। यहां यदि तुम्हारे पास प्रतिभा है तो तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। घोड़े नाजुक रास्ते पसंद नहीं करते और ग्रेट पेंग को आसमान कम लगता है, लेकिन चाहे तुम घोड़ा हो या पेंग, एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में तुम्हारे विकास की कोई सीमा नहीं है। मनीषा की बातें सहजता से बह रही थी। वे भावुक और प्रेरणादायक थी, जिससे लाखों शिष्यों का खून उबालने लगा। मैं लगभग उस पर यकीन करने वाला था। राघव हंसा। क्या उसने कुछ गलत कहा? नेहा ने पूछा। नहीं, जो उसने कहा सच है, लेकिन उस रीइंकार्नेशन मिरर, एक्सपेंशन टावर, एक्सपेंशन कैटलॉग का हमसे कोई लेना देना नहीं होगा। देखो ना, जल्दी वह समझा देगी, राघव ने कहा। जैसे राघव के साथ तालमेल बिठाते हुए मनीषा बोली, हालांकि ये संसाधन एक्सपेंशन दाओ सेक्ट की नींव है। हर कोई इनका आनंद नहीं उठा सकता। इन सपनों जैसे संसाधनों पर नजर गड़ाने से पहले तुम्हें कुछ छोटे लक्ष्य हासिल करने चाहिए। उदाहरण के लिए आने वाले ट्रायल्स में फेल मत होना। नेहा ने हंसते हुए मुंह ढक लिया। ये बदमाश राघव सचमुच मनीषा की बातों को भाग गया था। उसके अंतिम शब्द सभी के लिए एक कड़क थप्पड़ की तरह थे, जो सभी को हकीकत में वापस ले आए। सभी के हैरान चेहरे देखकर और राघव की सटीक भविष्यवाणी सुनकर नेहा अपनी हंसी रोक नहीं सकी। सरल शब्दों में कहूं तो एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में संसाधनों का सागर है। शायद यह तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है, इसलिए ज्यादा बात करना व्यर्थ है। मैं ये इसलिए बता रही हूं ताकि तुम प्रेरित हो सको। उम्मीद है तुम मेहनत करोगे ताकि पछतावा न करना पड़े। इस दुनिया के अपने नियम हैं और वे रक्तपात और क्रूर हैं। संसाधन वे चीजें हैं जो ताकतवर लोग मेहनत करके पाते हैं।
जबकि कमजोर उसे देखते रहते हैं या कभी कभार ताकतवरों द्वारा खा लिए जाते हैं। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट भी इससे अलग नहीं है। इसलिए अगर तुम यहां विशेष देखभाल लेना चाहते हो तो पीछे मत हटना। बस इतना ही कहूंगी। अब रजिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। मनीषा के पीछे खड़े शिष्यों ने काम शुरू कर दिया। सभी आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने देखा कि वे एक फॉर्मेशन बना रहे थे। धरती हिलने लगी और हवा में रून्स प्रकट हुए। एक विशाल मंच उभरा जिस पर दर्जनों उपकरण थे। पता नहीं ये उपकरण क्या काम करते थे। सब ध्यान दे, जब तुम्हारा नाम पुकारा जाए तो तुरंत मंच पर चले आओ। अगर 3 बार बुलाने के बाद भी कोई नहीं आता तो उसे ट्रायल छोड़ देना माना जाएगा। इसके परिणाम भुगतने होंगे। एक मोटी किताब पकड़े हुए आदमी ने चिल्लाया। साधन सी की शाखा का रवीश। साधन सी के समूह से एक आदमी तुरंत बाहर निकला। उसका नाम सुनकर लोग हंसने लगे। उसका नाम सच में उसके जैसे है। राघव लगभग चुप रह गया। वो आदमी अधिक लंबा नहीं था, पर चौड़ा था, जैसे कोई मांस का गोला हो जो अपने पैर हिलाते हुए आगे बढ़ रहा हो। राघव, तुम घिनौने हो, नेहा ने डांटा। क्या बात कर रही हो? मुझे लगता है उसे कुछ जोड़ने वाला वास्तव में घिनौना है, राघव ने हंसते हुए कहा। नेहा, तुम उसे हरा नहीं सकती। वो शैतान है, इसलिए तुम हमेशा हारोगी, सीमा ने थोड़ी बेबसी से कहा। नेहा जब भी राघव से बहस करती लगभग हर बार हार जाती थी। फिर शारीरिक तौर पर भी वो उसे चोट नहीं पहुंचा पाती थी। राघव, मत समझो मैं तुम्हें संभाल नहीं सकती। अगर तुम फिर से मेरा मजाक उड़ाओगे तो मैं अर्जुन को मार डालूंगी। नेहा सोच रही थी कि कैसे राघव को धमकाए। तभी उसने देखा कि अर्जुन शैतानी हंसी मार रहा है। क्या तुम सोचते हो मैं डरता हूं? अगर मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊं तो क्या हुआ? राघव तुरंत ही दिखाने लगा कि वह आसमान और धरती दोनों से डरता नहीं। अय्या, अर्जुन ने दर्द भरी चीख निकाली जब नेहा ने उसे लात मारी। मेरी बहन को मारने की हिम्मत कैसे करता है तू? राघव गुस्से से बोला। भाभी नहीं, बड़ी बहन नेहा, कृपया रुक जाओ, अर्जुन ने सिर दबाते हुए कहा। नेहा, अगर तुम्हारे में दम है तो उसे मार डालो। क्या तुम सोचती हो मैं ऐसे ही हार जाऊंगा? राघव ने कहा। मुझे यकीन है मैं तुम्हें काबू कर सकती हूं। नेहा ने अपनी ताकत बढ़ाई। रुक जाओ, मत सोचो कि मैं देख नहीं रहा हूं। तुम दोनों जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। अय्या, उन्होंने मेरा नाम पुकारा। अर्जुन तेजी से नेहा की पकड़ से भाग निकला। वक्ता ने अभी उसका नाम पुकारा था। तुम दोनों शैतान हो, सीमा ने आह भरी। अर्जुन के साथ अन्याय हो रहा था। सिस्टर सीमा, ये दोनों हमेशा मिलीभगत करते हैं, खासकर अर्जुन। वह राघव से कहता रहता है कि औरतों को बहकाओ। नेहा ने दुखित होकर कहा। सही कहा, उसे पीटना सही बात है। वो दिन ब दिन बेहद बदतमीज हो रहा है। उसने तुम्हारे सामने मुझे और लोगों को बहकाने को कहा। साफ है वो हमारी शांति भंग करना चाहता है, राघव ने अधिकार पूर्वक कहा। अरे, तुम्हारी बातें तो सुनने में अजीब लग रही हैं। तो अगर हम ना होते तो तुम लोग औरतों को बहकाने के तरीके पर चर्चा करते, नेहा ने सवाल किया। खांसी, ये बस एक गलतफहमी है। देखो, अर्जुन अब समझने लगा है, राघव ने कहा। नेहा इतनी आसानी से ध्यान भटकाती नहीं थी और वह राघव की गलती पकड़ने वाला थी कि तभी सीमा ने उसका हाथ पकड़कर मना किया। तभी नेहा ने महसूस किया कि कई लोग उन्हें अजीब नजर से देख रहे हैं। कुछ पुरुष तो बिना छुपाए ईर्ष्या से राघव की तरफ ताक रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वह बेखबर ही राघव के लिए और दुश्मन बना चुकी है। जीभ बाहर निकालकर वह चुप हो गई। सीमा और नेहा दोनों सुदंड महिलाएं थी, जो लाखों डिसाइपल्स में भी उत्कृष्ट थी। साधना की दुनिया में सुंदर महिलाएं पुरुष की स्थिति का प्रतीक मानी जाती थी, खासकर जो सुंदर और शक्तिशाली दोनों हों। वे कई विशेषज्ञों द्वारा चाही जाती थी। ईस्टर्न वेस्टलैंड के समूह की संख्या ही इतनी थी कि वे पहले से ही ध्यान आकर्षित करते थे, इसलिए उनका ये छोटा झगड़ा डोजनों का ध्यान खींचने वाला था। जब सबने देखा कि सीमा और नेहा राघव के इतने करीब हैं, जो दर्शाता था कि उनका रिश्ता साधारण नहीं है, तो कई लोग ईर्ष्या करने लगे। उन्हें मत देखो,
न उन पर संदेह करो। नेहा, तुम ही हो नेहा, जो मन करे करो, चाहे आकाश गिरे मैं तुम्हारे लिए उसे संभालूंगा। उनकी ईर्ष्या बस ये दिखाती है कि तुम सुंदर हो। मुझे पसंद है जब लोग मुझसे जले पर कुछ कर न पाए, राघव ने हंसते हुए कहा। हालांकि उसने अधिकांश बातें मजाक में कही थी, लेकिन उनमें प्यार और लाड भी था जिसने नेहा के दिल को छू लिया। अंदर से राघव वाकई उसे चाहता था और उसे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। वो मुसीबत खुद उठाएगा पर उसे दबंग नहीं बनने देगा। धन्यवाद राघव, नेहा ने गर्मजोशी से कहा। धन्यवाद की जरूरत नहीं। अगर तुम मुझसे ऐसा ही व्यवहार करती रहोगी तो मैं और औरतों को बहकाने में शर्मिंदा हो जाऊंगा। राघव हंसा। तुम दुष्ट। नेहा का गुस्सा तुरंत फिर से आ गया। उसकी पहले की गर्मजोशी समाप्त हो गई। अच्छा, ऐसे ही रहो। जैसे ही अर्जुन लौटेगा हम फिर शुरू कर देंगे। राघव ने उसकी प्रशंसा करते हुए अंगूठा दिखाया। जैसे ही वे बात कर रहे थे अर्जुन मंच के सामने आ गया, लेकिन उसके सामने अभी भी 3 लोग थे, इसलिए उसे थोड़ा इंतजार करना पड़ा। रजिस्ट्रेशन 10-10 लोगों के समूह में हो रहा था और अर्जुन अपने समूह का आखिरी था। अंत में पहले 9 लोग रजिस्टर कर चुके थे और अब उसकी बारी थी। नाम रजिस्टर करने के बाद वह मंच पर चढ़ा। हर उपकरण का एक प्रभारी था। मुंह खोलो, एक महिला ने कहा। अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गई। लगता था किसी ने पॉइप ऑफ पूप की आवाज निकाली हो। इमोजी की तरह सोचो। क्या? अर्जुन अपनी कानों पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने कहा था मुंह खोलो, महिला ने दोहराया, यह जांचने के लिए कि क्या उसने गलत सुना है। अर्जुन ने बस थोड़ा सा मुंह खोला। उसे समझ में नहीं आया कि यह किस लिए था। थोड़ा बड़ा। आह, इतना बड़ा नहीं। इस तरह मैं तुम्हारे पेट के अंदर तक देख सकती हूं। मुझे तुम्हारे दांत और गला चेक करने हैं। जब उसके मुंह की जांच समाप्त हुई तो अर्जुन आगे बढ़ा। हालांकि वह दूसरी जांच पर होते हुए भी यह नहीं समझ पाया कि पहली जांच का मकसद क्या था। लेकिन जल्दी उसने समझ लिया जब महिला ने उसके बाद वाले छात्र से पूछा, प्राचीन नस्ल का छात्र? कौन सी नस्ल? ब्लड स्केल नस्ल। यह छात्रा लाल वस्त्र पहने हुए एक महिला थी। उसके माथे पर एक नाखून के आकार का चमकदार लाल पैमाना था। उसका चेहरा सुंदर था और उसके शरीर की बनावट बेहद मोहक थी। प्राचीन नस्लों के लोग भी एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में आ सकते थे। राघव ये सोचकर चौंक गया। वो पहले ही प्राचीन नस्लों के साथ पूरी तरह शत्रुता रखता था और उसे नहीं पता था कि यह भविष्य में कैसा असर डालेगा। जिस महिला का नाम दर्ज किया जा रहा था वह हैरान नहीं हुई। उसने उसे इसी तरह दर्ज किया और आगे बढ़ गई। राघव ने देखा कि पंजीकरण के लिए 30 से अधिक लोग काम कर रहे थे। मतलब कि हर व्यक्ति को 30 से अधिक जांचों से गुजरना था और हर जांच की प्रक्रिया अलग अलग थी। पहली जांच सबसे सरल थी। पहले नाम, फिर जाति, हड्डियों की उम्र, स्पिरिट रूट, स्पिरिट ब्लड, शक्ति, आत्मा, ऊर्जा आदि। हर परीक्षा कठोर थी और विशेष उपकरणों से की जाती थी। धोखा देना नामुमकिन था। इन मापक मानकों के अलावा अन्य चीजें भी देखी जाती थी, जैसे व्यक्तिगत ताकतें, वैचारिक दृष्टिकोण, साथी चुनने की आवश्यकताएं आदि। जब उसके व्यक्तिगत ताकतों के बारे में पूछा गया तो अर्जुन ने कहा कि वह एक फॉर्जिंग मास्टर है। इस उत्तर से वरिष्ठ छात्र थोड़ा प्रभावित हुआ। लेकिन जब वैचारिक दृष्टिकोण पूछा गया तो वो वरिष्ठ छात्र खून उगलने लगा। अर्जुन ने जवाब दिया कि उसका दृष्टिकोण पोजर बनने का है, लेकिन अर्जुन का स्पिरिट रूट डार्क गोल्ड ग्रेड का था, जिसने वरिष्ठ छात्र को अंदर से सहमति दी। हालांकि जब उसकी शारीरिक शक्ति टेस्ट हुई तो वह चुप हो गया। उसकी शरीर रचना बेहद कमजोर थी और युद्ध के लिए अनुपयुक्त। फिर भी वह सिर्फ इन जानकारियों को दर्ज करने का प्रभारी था। इन जानकारियों का दाओ सेक्ट किस तरह उपयोग करता है वो उनका मामला था। फिर भी उनमें से किसी ने कभी अर्जुन जैसे अजूबे को देखा नहीं था। असल में अर्जुन की प्रतिभा राघव द्वारा उसके ऊपर संसाधनों के पहाड़ चढ़ाने से बनी थी। अर्जुन ने सामान्य रास्ता नहीं चुना था, इसलिए ये लोग उसे समझ ही नहीं सके। इसके माध्यम से
राघव ने देखा कि वे स्पिरिट रूट को 5 ग्रेडों में बांटते हैं। कांस्य, चांदी, सोना, डार्क गोल्ड और वायलेट गोल्ड। स्पिरिट ब्लड की रैंक उसकी घनत्व के अनुसार होती है और 4 स्तरों में बंटी होती है: हुआंग, एक्सयूएन, अर्थ और हेवन। ये 4 स्तर संसार में सबसे आम थे। अधिकांश लोगों का स्पिरिट ब्लड सबसे निचले हुआंग स्तर का होता है, यहां तक कि अर्जुन का भी ऐसा ही था। लेकिन हुआंग स्तर को 3 उपस्तर में बांटा गया था और उसके पास उच्च हुआंग स्तर का स्पिरिट ब्लड था। हालांकि उसके स्पिरिट ब्लड में कोई तत्व नहीं था और सीधे कहें तो इसके लगभग कोई उपयोग नहीं थे। इसलिए ये वरिष्ठ छात्र ये समझते थे कि ये प्रतिभा की बर्बादी है। स्पिरिट ब्लड और स्पिरिट रूट के अलावा एक और जांच थी तत्वीय गुण के लिए। यह भी स्पिरिट ब्लड की तरह 4 स्तरों में बांटा गया था। पहले एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर को बुलाया गया था। वह एक पृथ्वी तत्व विशेषज्ञ था, लेकिन उसकी पृथ्वी ऊर्जा सिर्फ मध्य हुआंग स्तर की थी। लेकिन अन्य क्षेत्रों में बहुत से छात्रों के पास उच्च हुआंग स्तर का तत्वीय ऊर्जा था और कुछ के पास मध्य एक्सयूएन स्तर भी था। इससे राघव को अंतर दिखा। ड्रैगन ब्लड लीजन के योद्धा वे थे जिनके लिए उसने अपनी पूरी मेहनत, खून और पसीना लगाया था। अनगिनत संसाधन उनके ऊपर लगाए गए थे ताकि वे अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंच सके। लेकिन यहां ड्रैगन ब्लड योद्धा मात्र औसत से ऊपर ही माने जाते थे और जो बाकी छात्र ईस्टर्न वेस्टलैंड से थे वे सबसे निचले पायदान के तोप कूच थे। राघव उनकी असहायता और हताशा देख सकता था। वायलेट गोल्ड स्पिरिट रूट, उच्च पृथ्वी स्तर का स्पिरिट ब्लड और मध्य पृथ्वी स्तर की जल ऊर्जा। हे भगवान, एक रैंक 5 सेलेस्टियल रंजिता। अभी सबका ध्यान पंजीकरण पर था। केवल परिणाम देखकर ही पता चलता था कि 4 क्षेत्रों के शीर्ष विशेषज्ञ कौन थे। यह सदन सी कि यह महिला तुरंत सभी का केंद्र बन गई। उसका स्पिरिट रूट, स्पिरिट ब्लड, तत्वीय ऊर्जा और सेलेस्टियल रैंक सभी में सबसे ऊंचा था जो जांचा गया। क्या भयानक प्रतिभा है, नेहा हैरान थी। यह उसकी पहली बार थी जब उसने एक रैंक 5 सेलेस्टियल देखा। उसकी सुंदरता को देखकर उसने चेतावनी दी, राघव, तुम उसे बहकाना बंद करो, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। राघव लगभग खून उगलने लगा। वो रो पड़ने को था। बहन, तुम मुझे ज्यादा ही आग्रही हो। भले ही मैं उसे बहकाऊं, कौन जानता है कि वह मुझे पसंद करेगी या नहीं। सही है, वह रैंक 5 सेलेस्टियल है जिसके अनगिनत चाहने वाले हैं, और तुम तो पहला रैंक भी नहीं हो। नेहा ने सिर हिलाया। लग रहा था बस सुंदर होना भी एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में काम नहीं आता। क्या तुम मुझे क्लास न होने की गाली दे रही हो? राघव का रंग खराब हो गया। कहा, नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो। नेहा हंसी। अगर वे सार्वजनिक जगह पर न होते तो राघव उसे जरूर जोर से काटता। लोग लगातार नाम पुकारे जा रहे थे और पंजीकरण के लिए आगे बढ़ रहे थे। हालांकि यह पता नहीं था कि उन्हें कैसे चुन लिया जाता था। बिना किसी निश्चित क्रम के सभी को ध्यान देना होता था। बॉस, मैं लौट आया। अर्जुन उत्साह से आया। कमर पर नई जेड प्लेट लगी हुई। राघव, क्या तुम समर्पण कर रहे हो? अचानक नेहा ने आवाज लगाई। राघव पहले थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने समझा कि नेहा बहाना ढूंढ रही थी ताकि अर्जुन को दूर कर दिया जाए। वो छोटा शरारती लड़का बड़ा अपराध कर चुका था। उसने उसके सामने ही औरतों को बहकाने को कहा था। जब राघव सोच रहा था कि क्या उसे अर्जुन के साथ धोखा जारी रखना चाहिए या नहीं, तभी अर्जुन मासूमियत से हाथ उठाकर बोला, सिस्टर नेहा, मेरी गलती थी। कृपया जूनियर डिसिपल्ट को माफ कर दो। जूनियर फिर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह देख नेहा को उस पर दया आई और उसने भी थोड़ा नरमी दिखाई। यह चीज किस काम की है? यह ऊर्जा बिल्कुल। राघव ने वो जेड प्लेट देखा जो अर्जुन पकड़ रहा था। यह फोटोग्राफिक जेड की तरह है। मुझे लगता है यह निगरानी उपकरण होगा। इसे पहनते ही तुम्हारी हर चाल और हरकत दूसरों द्वारा देखी जा सकती है, सीमा ने बताया। अरे, क्या हमें अपराधी समझ रहे हैं? अर्जुन ने पूछा। सीमा ने सिर हिलाया। यह सब सबकी सुरक्षा के लिए है ताकि शिष्य धोखे या एक दूसरे को मारने की कोशिश न करे। उसने राघव की ओर चिंता से देखा। चिंता मत करो,
मेरा जैसा विनम्र व्यक्ति लड़ाई झगड़े और हत्या पसंद नहीं करता। मैं दूसरों को कृपा से जीताऊंगा, राघव ने शर्मीले मुस्कान के साथ कहा। सीमा और नेहा तो छोड़ो, यहां तक कि अर्जुन भी शायद ही कभी राघव को इतना तिरस्कार से देखता था। बॉस, पहले ये बात छोड़ो कि मैं तुम पर विश्वास करूं या नहीं, लेकिन क्या तुम खुद पर विश्वास करते हो? राघव ने सोचा नहीं था कि वह उसे इस तरह नीचा दिखाएगा। वो गुस्से से बोला, लोग बदल सकते हैं, क्या मैंने कई महीनों तक किसी को मारने से परहेज नहीं किया? ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स ने सिर हिलाया। सच में राघव ने अभी तक किसी को नहीं मारा था। आखिरकार यहां आने तक कोई मारने वाला सामने नहीं था। ठीक है, मैं मानता हूं कि मेरी बात थोड़ी बढ़ा चढ़ा कही थी, ताकि मेरी अच्छी पत्नी सीमा घबराए नहीं। आज से मैं दया के जरिए दूसरों को काबू करूंगा, राघव ने कसम खाई। अच्छा है, अच्छा करो, थोड़ा आराम से चलना, ठीक है, सीमा ने सांत्वना दी। वो राघव को बदलना नहीं चाहती थी, पर शांति भरी जिंदगी की उम्मीद जरूर रखती थी। यह बात पुरुषों और महिलाओं में थोड़ी अलग होती है। पुरुष उत्तेजना चाहते हैं, जबकि महिलाएं भी उत्तेजना पसंद करती हैं, लेकिन साथ ही चिंता और डर भी महसूस करती है। चिंता मत करो, मैं थोड़ा आराम से चलूंगा, राघव ने सिर हिलाया। उसे पता था कि सीमा ये सिर्फ उसके भले के लिए कह रही थी, क्योंकि उसका वर्तमान किलिंग इंटेंट सच में बहुत ज्यादा था। इमेमोरियल पाथ और ईस्टर्न वेस्टलैंड में उसने बहुत लोगों को मारा था। जैसे ही वो लड़ता, उसका हत्यारा इरादा अपने आप फूट पड़ता। सीमा चाहती थी कि वह संयमित रहे और अपने रक्त पिपासु इच्छाओं को दिमाग से दबाए। वह नहीं चाहती थी कि उसकी हत्या की इच्छा उसकी तर्कशीलता को हावी कर ले। पिछली बार उसकी सलाह से राघव ने फैसला किया था कि वह ईस्टर्न वेस्टलैंड के राइटियस पाथ का सहार नहीं करेगा, लेकिन सीमा को डर था कि बाहरी दबाव के कारण वो धीरे धीरे उस क्रूर मार्ग पर लौट जाएगा। इसलिए उसने उसे कड़ी चेतावनी दी। यह देखकर कि राघव सबके सामने खुले दिल से उसकी बात स्वीकार करता है, वो खुश हुई। राघव अभी भी वही पुराना था। उसका असली दिल नहीं बदला था, जो उसके लिए सबसे मनभावन था। ईस्टर्न वेस्टलैंड का लक्ष्मण। जब लक्ष्मण आगे बढ़ा तो कई लोगों ने चौंक कर आवाज लगाई, वो तो वास्तव में सेलेस्टियल नहीं है। जब उन्होंने उसकी हेवनली दाव एनर्जी की जांच की, तो जांच उपकरण ने बिल्कुल भी रोशनी नहीं दिखाई। यह तो रैंक 5 सेलेस्टियल से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी। यदि वह सेलेस्टियल ही नहीं था, तो वह इतनी शक्ति कैसे रख सकता था? पहले उसने एक ही वार में एक रैंक 4 सेलेस्टियल को लगभग मार डाला था। बाद में आकाशदीप का जबड़ा टूट गया था, जो राघव की वजह से हुआ था, जिससे उसकी प्रतिष्ठा का ठेस पहुंचा। लेकिन आकाशदीप की जांच पहले ही हो चुकी थी। वो एक रैंक 4 सेलेस्टियल था, जिसके पास गाढ़ा सुनहरा स्पिरिट ब्लड और मध्यम एक्सुएंट टियर मेटल एनर्जी था। वो स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था, पर इतना शक्तिशाली व्यक्ति लक्ष्मण के एक ही वार से लगभग मारा जा चुका था। कई लोगों को लगा कि लक्ष्मण अपनी शक्ति छुपा रहा है और वह हकीकत में एक डरावना रैंक 5 सेलेस्टियल है। लेकिन अब सच सामने आया और सभी दंग रह गए। वे इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। शुभकामनाएं जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर, एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के द्वार तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। अचानक मनीषा की आवाज गूंजी, जिससे कई लोगों की आंखें लाल हो गई। क्या? लोग तुरंत ही मनीषा की बातों पर सवाल उठाने लगे। ऐसा लग रहा था कि वह कह रही थी कि लक्ष्मण बिना ट्रायल्स के ही एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में प्रवेश कर सकता है। कई लोग इससे असंतुष्ट थे। मनीषा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में नियम है, विशेष कौशल वाले शिष्य विशेष देखभाल पा सकते हैं। वो यह मानदंड पूरा करता है तो हम क्यों नहीं? वो खास कैसे है? मैं उसे खास नहीं देखता, और अगर तुम हमें नहीं बताओगी तो ये धोखा होगा, एक शिष्य गुस्से में बोला। वो शिष्य अभी अभी रजिस्टर हुआ था। वो एक रैंक 4 सेलेस्टियल था, जिसकी स्पिरिट रूट डार्क गोल्ड ग्रेड की थी। उसके बाकी पहलू भी उत्कृष्ट थे, और सबसे खास बात यह थी कि उसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। उसे सच में एक प्रतिभाशाली अद्भुत शक्ल ही कहा जा सकता था। पहले उसने कई लोगों को चौंका दिया था, फिर भी वह मानदंडों पर खरा नहीं उतरता था।
अपनी प्रतिभा और प्रतिष्ठित स्थिति के बावजूद उसके शब्द थोड़े घमंडी थे। अचानक जमीन फट गई और एक विशाल बेल ने उसे छेड़छाड़ में सीमित कर दिया, जिससे वो विरोध कर भी ना सका। मुझे आपकी शाखा विभाग में आपकी स्थिति की कोई परवाह नहीं है। सेंट्रल प्लेन्स अलग जगह है और आपको हमारे नियमों का पालन करना होगा। अगर आपको ट्रायल प्रक्रिया से कोई आपत्ति है तो आप शालीनता से पूछिए, हम स्पष्ट समझाएंगे। अगर फिर भी आपत्ति है तो आप निर्णय के लिए एल्डर्स हॉल जा सकते हैं, पर इसकी पहली शर्त यह है कि आप एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के शिष्य हो, और अभी आप नहीं हैं। आपके बर्ताव ने ट्रायल के उचित प्रवाह में बाधा पहुंचाई है। आपके शब्द अतिरेक थे और आपने एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के पवित्र नियमों का अपमान किया है। ट्रायल के प्रभारी के रूप में मैं आपकी ट्रायल में भागीदारी की योग्यता रद्द करता हूं। आपको अस्थायी हिरासत में लिया जाएगा और ट्रायल खत्म होने के बाद आप एक्सुएंशन दाओ सेक्ट से बाहर भेजे जाएंगे। मनीषा ने ठंडे स्वर में कहा, रुको, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। उस शिष्य ने चिल्लाया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ सवाल पूछने पर इतनी सख्त सजा मिलेगी। मैं ऐसा कर सकती हूं क्योंकि आपके शब्द एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के नियमों का अपमान करते हैं। यह सेक्ट पर विश्वास की कमी है, और चूंकि आपका कोई विश्वास नहीं तो आप सेंट्रल प्लेन्स में कुछ और तलाशिए जिस पर विश्वास किया जा सके, मनीषा ने कहा। इतना कहकर उसने उसे अनदेखा कर दिया और अन्य शिष्यों से कहा, नियम तो नियम है, उन्हें बदला नहीं जा सकता, इसलिए अपने फैसलों पर पछतावा मत करो। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की विरासत कई लाख साल पुरानी है। इसके अंदर अनगिनत दैवीय प्रतिभाएं हैं और उन्हें सभी नियमों का पालन करना होता है। मत सोचो कि तुम नियमों से ऊपर हो। अगर तुम सच में इतने मजबूत होते तो पहले ही ऊपर पहुंच गए होते और यहां नहीं आते। चूंकि तुम पर्याप्त मजबूत नहीं हो तो अच्छा व्यवहार करो। तुम्हें एक अच्छा आरंभ देने के लिए मैंने तुम्हें पिछली पीढ़ी से अधिक सम्मान दिया है, लेकिन अगर कोई मेरी दया का दुरुपयोग करेगा तो मैं उससे इतना दयालु नहीं रहूंगी। जहां तक मेरा कहना था, लक्ष्मण विशेष उत्कृष्ट शिष्य बनने के मानदंड पूरा करता है। इसे दोहराना चाहूंगी कि यह विशेष उत्कृष्ट शिष्य उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी एक पहलू में शिखर तक पहुंचा हो। इसलिए हम रजिस्ट्रेशन के दौरान तुम्हारे रुचि और व्यक्तिगत ताकतों के बारे में पूछते हैं। अगर तुम मानदंड पूरे करते हो तो तुम भी विशेष उत्कृष्ट शिष्य बन सकते हो। यहां जो लोग तुम्हारा पंजीकरण कर रहे हैं वे सभी पिछली पीढ़ी के शिष्य हैं। वे तुम्हारे वरिष्ठ अप्रेंटिस ब्रदर्स और सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर्स हैं। वे अपने काम को गंभीरता से लेते हैं और ये मिशन स्वीकार करने से पहले उन्होंने न्यायपरायणता के साथ इसे निभाने की कसम खाई थी। अगर वे उस कसम के खिलाफ जाएंगे तो उनकी साधना कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए उस व्यक्ति का शक दाओ सेक्ट और हम सबके लिए अपमान था। दाओ सेक्ट में शामिल होते ही तुम समझ जाओगे कि तुम फिलहाल कितने तुच्छ हो। इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि अपनी घमंड छोड़ो और एक नम्र, कृतज्ञ हृदय रखो। यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब पंजीकरण जारी रखें। मनीषा की लंबी फटकार ने सबके दिल हिला दिए। उसने जितनी दयालुता दिखाई थी उससे कई लोगों ने शाहिद के सबक को भूल ही गया था। अब एक और व्यक्ति उसी जाल में फंस गया। उसकी निराश आंखें सबको चेतावनी दे रही थी। उन्हें ठीक से आचरण करना था, नहीं तो वे भी भयानक हालात झेलेंगे। अगर उस शिष्य की आवाज थोड़ी बेहतर होती तो वह इतनी बुरी हालत में नहीं आता, लेकिन इसे मनीषा की गलती नहीं माना जा सकता। कुछ लोग सख्त सबक के बिना सम्मान नहीं देते। सीनियर मनीषा, मैं भी बहुत खास हूं। हां, मैं बहुत बहुत खास हूं। खुद देखो, अर्जुन चिल्लाया। सभी चौंक गए। क्या वह अपनी जान देना चाहता था या उसे निकाला जाना था? उसका पूर्ववर्ती अभी वही था। मैंने पहले ही तुम्हारा रजिस्ट्रेशन देख लिया है। तुम्हारी खासियत फोर्जिंग है, लेकिन यह एक व्यापक श्रेणी है और फोर्जिंग कोई दुर्लभ पेशा नहीं है। इसलिए चाहे तुम्हारे फोर्जिंग कौशल कितने भी ऊंचे हो, तुम विशेष उत्कृष्ट शिष्य नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर तुम ट्रायल पास कर लेते हो तो आप फोर्जिंग हॉल में शामिल हो सकते हो और वहां तुम्हें आवश्यक प्रशिक्षण मिलेगा, मनीषा ने कहा। मनीषा के इस स्पष्ट जवाब को सुनकर सभी भावुक हो गए। ऐसा लग रहा था कि वह सच कह रही थी। निष्पक्षता से हर व्यक्ति की योग्यता कड़ी जांच के बाद निर्धारित होती है।
यही कारण था कि वे उस शिष्य के लिए सहानुभूति नहीं रख रहे थे जिसने पहले चिल्लाया था। अगर उनकी जगह होती और वे मनीषा के पद पर होते तो वे भी उस व्यक्ति के साथ दयालु नहीं होते। अर्जुन निराश था। वो अपने फोर्जिंग कौशल को सबसे अधिक गर्वित था, पर एक्सपेंशन दाओ सेट उसे सामान्य कौशल मानकर अनदेखा कर रही थी। लक्ष्मण अपने समूह में वापस आया। कमर पर एक खास जेड प्लेट थी। उस पर तलवार का नक्काश था और यह पता नहीं था कि यह कैसे उपयोग की जानी थी। जलन मत करो, ऐसा नहीं है कि तुम उसे हराकर इसे ले सकते हो। मनोज ने अर्जुन के चेहरे को देखकर हंसते हुए कहा। राघव भी हंसा। स्वॉर्ड कल्टिवेटर्स बहुत ही दुर्लभ होते हैं, इसलिए इस तरह का सम्मान सामान्य है। चिंता मत करो, एक्सपेंशन दाओ सेट शाखा विभाग से अलग है और तुम्हारे फौजिंग कौशल के लिए बहुत संसाधन रखता है। तुम्हारी प्रतिभा और लगन से तुम फौजिंग की दुनिया में जरूर चमकोगे। बॉस, तुम सचमुच सबसे अच्छे हो। बहुत दिन हो गए जब तुमने मुझे ऐसे प्रशंसा की। अर्जुन भावुक होकर राघव को घूरा। ऐसे निहारना बंद करो, मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने का मन करता है, राघव ने क्रोधित होकर कहा। मनोज और बाकी हंस पड़े। अर्जुन ड्रैगन ब्लड लीजन का जोकर था और जब उन्हें खाली समय मिलता तो वो हमेशा हंसी का कारण बनता, लेकिन जिस पर वह दूसरों को हंसाने के लिए चुटकुले उड़ाता उसे मजा नहीं आता था। चारों क्षेत्रों के बाहर के सभी शिष्य अब ज्यादा संयमित हो गए थे। वे पहले जितने घमंडी नहीं रहे। वे इन वरिष्ठ शिष्यों का सम्मान करने लगे। नेहा, रैंक 4 सेलेस्टियल, डार्क गोल्ड स्पिरिट रूट, मिड अर्थ टियर स्पिरिट ब्लड, हाई अर्थ टियर विंड ऊर्जा। कितना अफसोस की बात है, मनीषा ने खुद से कहा। सीनियर मनीषा, अफसोस किस बात का? नेहा ने पूछा। तुम्हारी विंड ऊर्जा अतुलनीय रूप से शुद्ध है। काशः इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं। छोटी बहन, ऐसा जगह होने के बावजूद जहां ईस्टर्न वेस्टलैंड की दशा है, तुम्हारी इतनी उपलब्धियां होना अद्भुत है। तुम्हारा मेहनत करना जरूरी था। तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारे लिए खुश है। तुम निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी की टॉप प्रतिभाओं में से एक बनोगी। मनीषा ने उत्साह बढ़ाया। धन्यवाद सीनियर सिस्टर, नेहा ने प्यारी आवाज में कहा। जब नेहा अपनी जगह लौट कर आई तो राघव उसे अजीब नजर से देखने लगा। उसने जबरदस्ती पूछा, ऐसा मुझे क्यों देख रही हो? मैं बस जिज्ञासु हूं। नेहा, तुम बाहरी लोगों के प्रति इतनी दयालु क्यों हो, पर मुझ पर इतनी सख्त हो? राघव ने पूछा। क्योंकि तुम एक आम बदमाश हो जो मैं तुम्हें बार बार न मारूं तो फसाद मचाओगे। अगर मैं तुम्हारे साथ नरम बरतूं तो तुम आसमान भी उलट दोगे, नेहा ने सख्ती से कहा। रजिस्ट्रेशन जारी रहा। लोगों की भारी संख्या थी, लेकिन इससे राघव और बाकी को उनकी शक्ति का एक पूर्वावलोकन मिला। दूसरे उन्हें तुच्छ समझते थे तो कोई आश्चर्य नहीं। ड्रैगन ब्लड लीजन के अलावा ईस्टर्न वेस्टलैंड के शिष्य सारे रैंक 2 सेलेस्टियल्स थे या कभी कभी सिर्फ रैंक 1, लेकिन बाकी 3 क्षेत्रों में लगभग 80% रैंक 3 सेलेस्टियल्स थे, 15% रैंक 2 सेलेस्टियल्स थे और बाकी के कुछ रैंक 4 या उससे ऊपर थे। उनमें से एक भी रैंक 1 सेलेस्टियल सामने नहीं आया। यह सुनकर ईस्टर्न वेस्टलैंड के रैंक 1 सेलेस्टियल्स को शर्मिंदगी हुई, पर वे कुछ कर नहीं सके। यहां तक कि जो ड्रैगन ब्लड लीजन था, जो ईस्टर्न वेस्टलैंड में ताकत की चोटी पर था, वो अनगिनत रैंक 3 सेलेस्टियल्स के बीच डूबता दिखा। यहां तक कि मनोज और विनायक जैसे रैंक 4 सेलेस्टियल्स भी ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं कर सके। इन सब बातों को देखकर राघव ने आह भरी। ईस्टर्न वेस्टलैंड का दबदबा खत्म हो चुका था, पर इससे चीजें और दिलचस्प होती जा रही थी। आखिरकार सीमा की बारी आई। जब वह आई तो सब शांत हो गए। उसकी अलौकिक अमर मोक्ता सभी को प्रभावित कर रही थी। जहां भी वह जाती वहां दुनिया एक अद्भुत स्थान बन जाती। ये सीमा की विशेष ऑरा थी। ऐसा लगता था जैसे उसके आसपास की हर चीज अलौकिक हो गई हो। सीमा, डार्क गोल्ड स्पिरिट रूट, मिड अर्थ टियर स्पिरिट ब्लड, लो हेवन टियर आत्मा ऊर्जा। क्या भयानक आत्मा ऊर्जा है! यह देखकर मनीषा हैरान रह गई। ठीक लक्ष्मण की तरह उसे एक खास जेड प्लेट मिली जिसमें सोल अक्षर उकेरा गया था। शुभकामनाएं जूनियर सिस्टर, आपकी आत्मा ऊर्जा ने विश्वास से परे एक स्तर हासिल किया है।
यह भी अतुलनीय रूप से सघन है। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा ऊर्जा पर नियंत्रण भी चरमोत्कर्ष पर है। आप एक विशिष्ट एलिट शिष्य भी बन सकते हो। धन्यवाद सीनियर मनीषा। सीमा ने वो जेड प्लेट ग्रहण की और सम्मानपूर्वक मनीषा को प्रणाम किया, फिर राघव के पास लौटी। इससे बाकी में काफी हलचल मच गई। 1/3 लोग रजिस्टर हो चुके थे, पर सिर्फ 2 विशेष एलिट शिष्य पदों का वितरण हुआ था और दोनों पद ईस्टर्न वेस्टलैंड के थे। अगला वेस्टर्न डेजर्ट का शाहिद। ये सुनते ही शाहिद ने ठंडी नाक भौंडी और आगे बढ़ा। जब वह ईस्टर्न वेस्टलैंड के लोगों के पास से गुजरा, उसने अपना अंगूठा नीचे की ओर घुमाया, जिससे अर्जुन और बाकी गुस्से में आग बबूला हो उठे। राघव, मुझे उसे तोड़ने दो। शाहिद लगातार उन्हें उकसा रहा था, जिससे यहां तक कि अच्छे स्वभाव वाले सिद्धार्थ भी परेशान हो गए। इतना हिंसक मत बनो। दिन भर लड़ना और मारना अच्छा नहीं है। मैंने सीमा से वादा किया है कि मैं अपना गुस्सा नियंत्रित करूंगा और एक अच्छा शिष्य बनूंगा। राघव ने सिर हिलाया। राघव, सिद्धार्थ ने सिर खुजाते हुए कहा, समझ नहीं पा रहा था। कभी कभी गुस्सा निकालने के लिए लोगों को मारने की जरूरत नहीं होती। भविष्य में एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में मेरा सिद्धांत यही होगा। अगर मैं तुम्हें खेल खेल में मार सकता हूं, तो निश्चित रूप से तुम्हें मारकर खत्म नहीं करूंगा। लड़ाई इतनी जंगली होती है, इसमें कोई तकनीक नहीं होती और देखने में मजा भी नहीं आता। ये उबाऊ है। अब जब हम सेंट्रल प्लेन्स में हैं, हम ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति है, हम पूरे दिन ग्रामीणों की तरह लड़ाई नहीं कर सकते। हमें उच्च स्तर के खेल खेलना चाहिए। राघव हंसते हुए बोला। नेहा ने राघव की शरारती मुस्कान और उसकी आंखों में वो परिचित शरारती चमक देखी। वह बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था जैसे वह 108वीं मठ में नया आया था। बॉस, हमें कैसे खेलना चाहिए? अर्जुन ने पूछा। इस खेल की कोई तय विधि नहीं है, बस परिस्थिति के अनुसार काम करो। जितना संभव हो उतना संसाधन और नियमों का इस्तेमाल करके उन सभी को हराओ जो तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करते हैं। और सबसे अच्छी बात, नियमों के भीतर होने की वजह से कोई सजा नहीं है। संक्षेप में, बस इंतजार करो। पंजीकरण खत्म होने के बाद वे निश्चित रूप से नियमों की व्याख्या करेंगे, इसलिए सभी ध्यान से सुनो। नियम बहुत रोचक चीजें हैं। जब नियम होते हैं तो हमेशा कुछ छेद होते हैं, और उन छेदों को ढूंढने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूं। अर्जुन, तुम्हारा दिमाग अच्छा है, इसलिए मुझे निराश मत करना। राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसके शब्द सिंसियर और हार्टफेल्ट थे। मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा बॉस, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। यह उसके पसंदीदा कामों में से एक था। सीमा स्पीचलेस रह गई, लेकिन अगर इससे राघव को लोगों को मारने से रोका जा सकता था, तो यह उसके लिए पूरी तरह से उचित था। राघव कभी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका मन आसानी से बदल जाए, इसलिए उसे इस बिंदु पर समझौता करते देखना उसे बहुत राहत दी। शाहिद ने ड्रैगन ब्लड योद्धाओं की क्रोधित एक्सप्रेशंस पर मुस्कुराया। अपने भूसे के सैंडल जमीन पर घिसते हुए वो पंजीकरण के लिए गया। बस एक ग्राउंड बीटल है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी बिना बाजू की वेस्ट कोट, चौड़े अंडरपैंट्स और भूसे के सैंडल देखकर उसे और कैसे वर्णित किया जा सकता था। शाहिद, वायलेट गोल्ड स्पिरिट रूट, हाई अर्थ टियर स्पिरिट ब्लड, हाई अर्थ टियर अर्थ एनर्जी, रैंक 5 सेलेस्टियल। शाहिद के स्टैट्स ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं पैदा कर रहे थे, क्योंकि उसके स्टबर्न एक्ट ने पहले ही उसकी शक्ति दिखा दी थी। वह स्पष्ट रूप से वेस्टर्न डेजर्ट का टॉप एक्सपर्ट था। लेकिन शाहिद थोड़ी निराश था कि उसे सिर्फ ऑर्डिनरी जेड प्लेट मिली। अब 2 रैंक 5 सेलेस्टियल्स थे, सादन सी के रंजिता और ग्राउंड बीटल शाहिद। भुवन, वायलेट गोल्ड स्पिरिट रूट, हाई अर्थ टियर स्पिरिट ब्लड, मिड अर्थ टियर वाटर एनर्जी, रैंक 5 सेलेस्टियल। अंततः तीसरा रैंक 5 सेलेस्टियल आया। वो बहुत हैंडसम था, लेकिन उसके अंदर एक तरह की फेमिनिन फीलिंग भी थी। यह रैंक 5 सेलेस्टियल भी सदन सी से था। किसी एक क्षेत्र से 2 रैंक 5 सेलेस्टियल्स निकलना वास्तव में शॉकिंग था। भुवन को भी कोई स्पेशल एलीट डिसाइपल जेड प्लेट नहीं मिली। उस आदमी जिसने पहले शिकायत की थी, अब खुद को थप्पड़ मारने का मन कर रहा था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। भुवन सदन सी की ग्रुप में वापस चला गया। उसने रंजिता से कुछ कहा,
लेकिन उसने केवल कर्ट और पोलाइट रिप्लाई दी और फिर इग्नोर कर दिया। भुवन ने हल्की मुस्कान दी। इस जेंटल रिजेक्शन को लेकर कोई परवाह नहीं की। हिपोक्रेट। सिर्फ उसकी मुस्कान देखकर ही पता चलता है कि वो कोई इविल स्कीम सोच रहा है। ऐसा व्यक्ति किसी वुमन को परस्यू करना चाहता है। वो ब्यूटीफुल सिस्टर ने सही किया उसे इग्नोर करके, नहीं तो सच में ऐसा होता जैसे फूल को खाद में डाल दिया गया हो। नेहा ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी फेक स्माइल को घूरते हुए। नेहा, दूसरों के मामलों में मत उलझो, सीमा ने स्पीचलेस कहा। मैं बस उसे पसंद नहीं करती। मुझे यकीन है कि वो आदमी अच्छा नहीं है, नेहा ने कहा। तुम कैसे जान सकती हो? सीमा ने साइड किया। उसे राघव से कंपेयर करो और समझ जाओगी, नेहा ने राघव को देखते हुए कहा। राघव ने अनजाने में ग्रेटिफाइड महसूस किया क्योंकि नेहा बहुत कम ही उसकी प्रेस करती थी। वो अनजाने में थोड़ा और सीधा खड़ा हो गया। उस आदमी की दृष्टि उसके परवर्टेड डिजायर्स को छिपा रही है ताकि दूसरे उसके बाहरी रूप से धोखा खाएं। लेकिन वह किसी को धोखा नहीं दे सकता। अब राघव को देखो, वो कभी भी अपने डिस्पिकेबल थॉट्स को छुपाने की कोशिश नहीं करता, नेहा ने आगे कहा। राघव का चेहरा तुरंत डार्क हो गया। उसने वास्तव में सोच लिया था कि नेहा का कैरेक्टर बदल गया है। अब वो खुद को बहुत नाइव महसूस कर रहा था। लेकिन नेहा के लिए केवल एक नजर में भुवन की हिपोक्रिटिकल नेचर को देखना काफी रेयर था। राघव केवल 9 स्टार हेगेमन बॉडी आर्ट की वजह से दूसरों की फीलिंग्स जान सकता था। द ईस्टर्न वेस्टलैंड सिद्धार्थ। अन्य ब्रांच सेक्स में कई लोग ऐसे थे जिनके नाम समान या लगभग समान थे, इसलिए उन्हें ध्यान से सुनना पड़ता था। लेकिन ईस्टर्न वेस्टलैंड के लिए यह आसान था क्योंकि समान नाम होने की संभावना बहुत कम थी। सिद्धार्थ, उठो, अब तुम्हारी बारी है। मनोज ने सिद्धार्थ को कुछ बार धकेला, उसे जगाने की कोशिश करते हुए। सिद्धार्थ सुस्ती से पंजीकरण के लिए गया। जब उसने एग्जामिनेशन के लिए अपना मुंह खोला, उस डिसाइपल का एक्सप्रेशन बदल गया। आप सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर मनीषा, कृपया आए और देखें। उस डिसाइपल को सिद्धार्थ के मुंह की जांच करते समय पूरी तरह सिद्धार्थ हो गया। मनीषा आई और जो देखा उसे कंफर्म किया। उसके दांतों में हल्की लाइंस ऑफ ब्लड थी, जैसे डिवाइन रून्स, और ये धातु की तरह कठोर या कॉटन की तरह नरम हो सकते हैं। ये लेजेंडरी बारबेरियन रेस का चिन्ह है। लेकिन क्या बारबेरियन रेस बहुत पहले एक्सटिंक्ट नहीं हो गया था? मनीषा भी सिद्धार्थ थी। यह सुनकर राघव शॉक्ड हो गया। सेंट्रल प्लेन्स वाकई इंप्रेसिव थे, यहां तक कि ये डिसाइपल्स बारबेरियन रेस के बारे में इतना जानते थे। सिद्धार्थ के दांत वास्तव में टेरिफाइंग थे। किसी भी मैजिकल बीस्ट्स की हाइड आसानी से फट सकती थी और उनके हड्डियां भी क्रश हो सकती थी। जब से रंजीत ने उसे वो स्पेशल ओवन दिया था, वो एक बार में 5 या 6 सी डीमंस खा जाता था। स्पेशल पावर की वजह से सी डीमन स्नैक्स में कॉम्प्रेस हो जाते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनका साइज छोटा था। इसका मतलब यह नहीं कि उनका फ्लेश कमजोर हो गया। इतने पावरफुल सी डीमंस आसानी से सिद्धार्थ द्वारा निगल लिए जाते थे और वह उनके दांत भी नहीं निकालता था। तब लोग हंसते थे, कहते थे कि उसके दांत किंग आइटम्स के बराबर है। इस स्पॉट को फिलहाल खाली छोड़ दो, अगले पर जाओ। मनीषा ने सिर हिलाया, निश्चित रूप से कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उस डिसाइपल ने रेस के लिए अनेबल टू कंफर्म लिखा। फिर नीचे छोटे अक्षरों में लिखा, प्रसिद्ध बारबेरियन जाति में से एक होने का संदेह है। उसकी स्पिरिट रूट वेरिएंट है। जब उसकी स्पिरिट रूट की जांच की गई, उस डिसाइपल ने स्टार्टल्ड कराई दी। सभी स्टार्टल्ड हो गए। वे यह भी नहीं समझ पाए कि वेरिएंट स्पिरिट रूट का मतलब क्या है। टेस्टिंग स्टोन में उसके 5 कलर्स में से किसी एक को लाइट होना चाहिए था, लेकिन अब 5 कलर्स रैंडम फ्रीक्वेंसीज में लाइट हो रहे थे। मनीषा और 4 एल्डर्स ने एक साथ टेस्टिंग स्टोन की जांच की। वे सभी डिलाइटेड थे और कुछ समय बाद एक ने एक्सक्लेम्ड किया, एन इनेट वेरिएंट स्पिरिट रूट इस जनरेशन में प्रकट हुई है। ये अद्भुत है। जल्दी हायर अप्स को सूचित करो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं उसे खुद ले जाती हूं। चारों एल्डर्स ने सीधे डम्बफाउंडेड सिद्धार्थ को ले लिया और सभी की दृष्टि से गायब हो गए। मनीषा को भी शॉक से रिकवर होने में लंबा समय लगा। राघव और अन्य लोगों से उसने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
यह आपका भाई शायद शूटिंग स्टार की तरह सॉरिंग करेगा। उसके भविष्य की अकॉम्प्लिशमेंट्स ऐसी होंगी जिनके सामने हमें भी हेड उठाकर देखना होगा। राघव को वेरिएंट स्पिरिट रूट से जुड़ा एक और मामला याद आया। वह सीन था जिसमें दो रफ हैंड्स एक बच्चे को प्यार से पकड़ रही थी। ड्रैगन आसमान की ओर दहाड़ता है और घमंड भरी नजरों से नश्वर धूल भरी दुनिया को देखता है। मेरा बेटा राघव के पास वेरिएंट स्पिरिट रूट, डिवाइन स्पिरिट बोन और सुप्रीम स्पिरिट ब्लड है। वह निश्चित रूप से 9 हेवेंस के ऊपर पीक फिगर बनेगा, जो सभी पर एरोगेंट नजर डालेगा। राघव को यकीन था कि बच्चा वह था और हंसता हुआ आदमी उसका बायोलॉजिकल फादर था। फिर वहां एक सॉफ्ट, पैम्परिंग वॉइस थी, जो शायद उसकी मदर की थी। अब जब उसने वेरिएंट स्पिरिट रूट शब्द सुना, उसने तुरंत कई संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू किया। उसने जल्दी से मनीषा से पूछा, सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर मनीषा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि वेरिएंट स्पिरिट रूट क्या है? क्या इसका कोई स्पेशल ओरिजिन है? वेरिएंट स्पिरिट रूट्स, मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन अधिकतर स्पिरिट रूट्स को ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डार्क गोल्ड और वायलेट गोल्ड में क्लासिफाई किया जा सकता है। इन 5 ग्रेड्स के ऊपर वेरिएंट स्पिरिट रूट्स हैं। ये वेरिएंट स्पिरिट रूट्स कई अलग अलग प्रकार में बंटे हुए हैं, लेकिन जिनके पास ये हैं वे बहुत रेयर हैं। मनीषा ने साइड किया। बहुत रेयर का मतलब कितना रेयर है? किसी ने पूछा। वो वेस्टर्न डेजर्ट का एक जीनियस था और वो साफ जेलस था। मैं इसे ऐसे कहूंगा, यह रेयर है कि मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट पर दसियों या सैकड़ों सालों में कोई ऐसा प्रकट नहीं हो। मनीषा ने कहा, यह सभी को बहुत प्रभावित कर गया। मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट पर अनगिनत कल्टिवेटर्स थे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास वेरिएंट स्पिरिट रूट हो, वो शायद एक सदी में भी नहीं दिखे। यह बहुत एग्जैजरेटेड था। बेशक ये केवल इनेट वेरिएंट स्पिरिट रूट्स के लिए है। कुछ लोग हैं जिनकी स्पिरिट रूट वायलेट गोल्ड ग्रेड तक पहुंचने के बाद फिर से इवॉल्व हो सकती है वेरिएंट स्पिरिट रूट में, लेकिन ऐसी स्पिरिट रूट इनेट वाली से तुलना नहीं कर सकती। यही कारण है कि 4 एल्डर्स इतनी जल्दी भागे। ये बहुत बड़ा मामला पूरे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को हिला देगा। मुझे यकीन है कि उन्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सिद्धार्थ की उपस्थिति ने मनीषा को काफी डिलाइट दी और उसने अपनी फ्रेंडली एटीट्यूड वापस पा ली। ये शानदार है। सिद्धार्थ का ध्यान रखने से हम जितना डोमिनेटिंग चाहे हो सकते हैं, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। जूनियर ब्रदर, तुम्हारी खुशी प्रीमैच्योर है। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के रैंकिंग्स बहुत क्लियर है। अगर तुम टैलेंटेड नहीं हो तो शायद तुम उसे अपनी लाइफ टाइम में फिर कभी नहीं देखोगे, मनीषा ने कहा। क्या? अर्जुन स्टन था। तुम जल्दी ही समझ जाओगे कि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट तुम्हारी सोच से परे है। ये कहकर मनीषा आगे बढ़ गई और पंजीकरण जारी रखा। नॉर्दर्न सोर्सेज मुकुल, एक व्हाइट रोब्ड आदमी बाहर आया। जब वह ईस्टर्न वेस्टलैंड के डिसाइपल्स के पास से गया तो अचानक रुक गया और राघव की तरफ आइसी ग्लेयर डाली। तुम राघव हो, सही? मैं तुम्हें कुत्ते की तरह कुचल दूंगा।